दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ई श्रम कार्ड बनाने की प्रोसेस के बारे में। दोस्तों यदि आपके पास में ई श्रम कार्ड है तो फिर आपको 3,000 रुपये महीने तक का लाभ मिल सकता है। यदि आपके पास में ई श्रम कार्ड नहीं है तो फिर आप किस तरह से ई श्रम कार्ड बना सकते हो, इसी बारे में आज का ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों यदि अभी तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने ब्राउज़र के अंदर आ जाना है। ब्राउज़र के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है ई श्रम। मैं यहाँ पे ई श्रम टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एंटर के ऊपर मैं प्रेस कर लेता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया मेरे सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होके आ गया है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मेरे सामने ई श्रम होम इस तरह की ये लिंक दिखाई दे रही है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया और मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल ई श्रम के पोर्टल के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ साइड में आप देख सकते हैं रजिस्टर ऑन ई श्रम। यहाँ पर रजिस्टर ऑन ई श्रम के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मेरे सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होके आ गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, फिलहाल यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर टाइप करना है। अच्छा, आप यहाँ पे याद रखिए आपको वही मोबाइल नंबर टाइप करना है जो आपके आधार कार्ड के ऊपर डला हुआ है। तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर लेंगे। मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा वैल्यू डाल लेना है। मुझे यहाँ पे इस तरह की कैप्चा वैल्यू दिखाई दे रही है, मैं यहाँ पे टाइप कर लूँगा। और उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि दो बातों के बारे में पूछा जा रहा है। यदि आप ईपीएफ के मेंबर है, ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपका यदि पीएफ कटता है तो फिर आप इस स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं है, आपका ई श्रम कार्ड नहीं बन सकता है। यदि आप ईएसआईसी यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के मेंबर है तब भी आपका ई श्रम कार्ड नहीं बन सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आप इन दोनों कैटेगरीज के अंदर बिलोंग नहीं करते हैं तभी आपका ई श्रम कार्ड आपको बनाना चाहिए। अदरवाइज हम आपको यहाँ पर सजेशन देंगे कि आपका ई श्रम कार्ड आप ना बनाओ तो आपके लिए बेहतर है। तो ठीक है, यहाँ पर हम कैप्चा वैल्यू डाल लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ईपीएफओ मेंबर के ऊपर नो कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर भी हम नो करके सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि आप यस करोगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल। तो आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है और यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक किया था तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर जो मैंने यहाँ पे टाइप किया था आधार वाले मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी आ जाएगा। कभी कभी यहाँ पे समय लगता है, हो सकता है कि 1 से 1.5 मिनट का समय लग जाए, आपको इंतज़ार करना है। यदि आपके केस में जल्दी ओटीपी आ जाए तो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। मैंने यहाँ पे ओटीपी टाइप कर लिया है और मेरा ओटीपी लगभग 90 सेकंड के बाद आया था। तो आपको इंतज़ार करना है। यहाँ पर आपने ओटीपी टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आपने सबमिट के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार नंबर आपसे पूछा जाएगा। मेरे केस के अंदर यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। 12 डिजिट का आधार नंबर मैं यहाँ पे टाइप कर लूँगा और यहाँ से मैं इसको इस सिंबल के ऊपर क्लिक करके आई वाले सिंबल के ऊपर क्लिक करके अपना आधार नंबर चेक कर सकता हूँ कि जो मैंने टाइप किया है वो प्रॉपर है या नहीं। उसके बाद आपसे यहाँ पे 3 मेथड पूछी जा रही है, फिंगरप्रिंट, आइरिस या ओटीपी, किस माध्यम से आप सत्यापन करना चाहते हो। तो यहाँ पर मेरे लिए सिंपल यही है कि ओटीपी के थ्रू मैं सत्यापन कर लूँ। तो मैंने ओटीपी सिलेक्ट करके रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा वैल्यू डाल देना है। यहाँ कैप्चा वैल्यू जो दिखाई दे रही है मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं ई श्रम पोर्टल के तहत पंजीकरण के नियमों और शर्तों से सहमत हूँ। आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर ई श्रम पोर्टल। मैं यहाँ पर इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद 15-20 सेकंड का समय लिया जाता है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, यानी कि अभी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी चली गई है। आपको ओटीपी यहाँ पे टाइप कर लेना है। मैंने यहाँ पे ओटीपी टाइप कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर लूँगा। जैसे मैं वैलिडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ मेरा आधार का सत्यापन हो चुका है। अब मेरे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आ गया है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप देख सकते हैं कि ई श्रम का कार्ड है। ई श्रम का रजिस्ट्रेशन मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ थोड़ा नीचे आकर। कंटिन्यू करने के बाद मेरे सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन मुझसे पूछी जा रही है। मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो जो भी श्रमिक है, जो भी ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं, उन्हें अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डाल देना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बार और बताना चाहूँगा
कि जितने भी रेड मार्क आपको दिखाई दे रहे हैं ये आप जानते हो कि ये मैंडेटरी होते हैं, आपको इन्हें फिल करना कंपलसरी है, आप इन्हें छोड़ नहीं सकते। हाँ, इसके अलावा आपको जो दिखाई दे रहा है जैसे ईमेल आईडी यहाँ दिखाई दे रहा है, मदर्स नेम दिखाई दे रहा है, ब्लड ग्रुप दिखाई दे रहा है, आप इसे स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ओनली मैंडेटरी फील्ड को जो है यहाँ पे फिल करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस के बारे में, तो मैरिटल स्टेटस के ऊपर मैंने यहाँ क्लिक किया। यहाँ पर 3 तरह की जानकारी पूछी जा रही है, नेवर मैरिड, मैरिड या फिर डिवोर्स। तो मैं यहाँ पर मैरिड के ऊपर क्लिक कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम या मदर नेम इस तरह से पूछा जाता है। यदि आप पुरुष हो तो फिर आपको यहाँ पे फादर नेम टाइप करना है, यदि आप यहाँ पर महिला हो तो फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया जाता है यहाँ पे हस्बैंड नेम, फादर नेम। तो आप अगर फादर नेम यहाँ पे अपने ई श्रम कार्ड के ऊपर चाहते हो तो फादर नेम के ऊपर क्लिक करना है आपको। यदि आपका हस्बैंड नेम आपको चाहिए तो हस्बैंड नेम के ऊपर क्लिक करना है। हमारे इस केस के अंदर हमने यहाँ पे जो है पुरुष का आधार कार्ड हमारे पास में था, इसके लिए हमने यहाँ पर फादर नेम सिलेक्ट किया है और हमारे सामने ऑप्शन नहीं आ रहा है हस्बैंड या फादर के बारे में। तो यदि आप महिला हो तो आपके सामने 2 ऑप्शन इसके बाद आते हैं, हस्बैंड नेम और फादर नेम का। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने फादर नेम टाइप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर सोशल कैटेगरी डालेंगे, यहाँ पर SC ST OBC जनरल जो भी कैटेगरी हो यहाँ पे टाइप कर लेना है। हम यहाँ पे फिलहाल जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ब्लड ग्रुप, अगर हम चाहते हैं कि हमारे ई श्रम कार्ड के ऊपर ब्लड ग्रुप टाइप होकर आए तो फिर हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यदि नहीं चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है। हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। उसके बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे डिफरेंशियली एबल्ड, यदि आप किसी तरह की विकलांगता आपके अंदर है तो आपको यस करना है, यदि नहीं है तो नो और बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। उसके बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉमिनी का डिटेल्स पूछा जा रहा है। यदि आप चाहते हो कि आपकी डेथ या फिर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने के बाद आपके नॉमिनी को इसका लाभ मिले तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यदि आप नहीं टाइप करना चाहते, बाद में आप नॉमिनी डिक्लेयर करना चाहते हैं तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर इसको स्किप कर देता हूँ और डायरेक्टली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मुझसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है। अभी फिलहाल मुझसे यहाँ पर रेसिडेंशियल डिटेल्स के बारे में पूछा जा रहा है कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो आपको यहाँ पर आप जहाँ रहते हो वो सिलेक्ट कर लेना है। मेरा नेटिव प्लेस यहाँ पर मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पर संबल आईडी पूछी जा रही है, संबल आईडी या फिर समग्र वगैरह पूछा जाता है तो आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो। यदि आपको नहीं डिटेल देना है तो आप यहाँ पे नो करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको इसको ब्लैंक रखना है, आप आगे बढ़ जाएंगे। हम यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, नीचे को और आएंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कि करंट एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है। करंट एड्रेस ग्रामीण है या शहरी है। यदि शहरी है तो आपको अर्बन सिलेक्ट करना है और ग्रामीण है तो रूरल सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। हम यहाँ पर अर्बन सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, आपका जो भी एड्रेस आप डालते हैं यहाँ पे डाल देना है। एड्रेस लाइन 1 में 2 में आपकी स्टेट तो हम सिलेक्ट कर चुके हैं पहले, आपको पीछे सिलेक्ट कर लेना है वही स्टेट। डिस्ट्रिक्ट भी वही सिलेक्ट कर लेना है। आपकी सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपकी तहसील या तालुका वगैरह आएगी, आपको वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी सिटी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना है। मैं यहाँ सारी डिटेल्स अपने डाल चुका हूँ। उसके बाद मैं नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेता हूँ। जैसे मैं नीचे की ओर आता हूँ यहाँ पर और एक जानकारी पूछी जा रही है, स्टेइंग एट करंट लोकेशन, आप कितने साल से इस जगह पे रह रहे हो, यानी कि आपने जो डिटेल्स डाली है ऊपर वहाँ पर आप कितने टाइम से रह रहे हो। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं, लेस देन 1 ईयर और वहाँ से लेकर मतलब 1 साल से कम या फिर 25 साल से ज़्यादा, इतनी सारी डिटेल्स आपके पास है। आप जिस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 25 साल से ज़्यादा सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि जन्म से ही जो है मैं यहाँ यहीं पे रह रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डाल लेता हूँ। यहाँ पर भी वही जानकारी आपको डालना है जो आपने ऊपर डाली है। हो सकता है कि आपकी जानकारी अलग हो तो आप यहाँ पे बदल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर मैं नीचे की ओर आ जाऊँगा और यहाँ देख सकते हैं आप सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने सेव और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया था मेरे सामने फिर से 2 ऑप्शन आ गए हैं, आई हैव संबल आईडी, आई डोंट हैव संबल आईडी। यानी कि मैंने अभी जो जानकारी पूछी गई थी संबल आईडी के बारे में वो जानकारी मैंने नहीं टाइप करी थी, इसके लिए यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर आई डोंट हैव संबल आईडी के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद मेरा फॉर्म यहाँ पे आगे की ओर बढ़ जाएगा। अब मुझसे यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे देख लेता हूँ मैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपका क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है।
यदि आप पढ़े लिखे नहीं है तो नॉट लिटरेट, और उसके अलावा जितने भी पढ़े लिखे हैं इस तरह की कैटेगरीज अलग अलग दी गई है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मिडल। उसके बाद मैं यहाँ पर मंथली इनकम के स्लैब पर आ जाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग इनकम स्लैब दिए गए हैं, तो मैं यहाँ पर 10,000 या उससे कम वाली इनकम स्लैब के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग इनकम के स्लैब दिए गए हैं। आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको कम से कम मंथली इनकम स्लैब रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे 10,000 रुपये या उससे कम वाली इनकम स्लैब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया, मेरे सामने फिर से एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है ऑक्यूपेशन एंड स्किल डिटेल, आप जो भी काम करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड करना होगी। दोस्तों सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, आर यू वर्किंग विद एनी प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स और मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर लाइक उबर, ओला, जोमेटो एक्सेट्रा। आप यदि यहाँ पर इन कैटेगरीज के अंदर रहते हो तो आपको यस क्लिक करके वहाँ पर जानकारी फिलअप करना है। यदि नहीं तो आपको यहाँ पे नो ही रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जा रहा है, यानी आपका प्राथमिक कार्य क्या है और आपका जो है सेकेंडरी कार्य का आपको यहाँ पर डाल लेना है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर जो भी काम करते हो आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप टेलर हो, ड्राइवर हो, कारपेंटर हो, जिस तरह से भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अभी फिलहाल हमारे केस के अंदर हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे पोल्ट्री फार्म वर्कर्स। तो आप जो भी करते हो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना। आप यहाँ पे एग्रीकल्चर का सिलेक्ट कर सकते हो, लेबर सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी होगा आप सिलेक्ट कर लेना है आपको यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि सेक्टर नाम ऑटोमेटिक आ गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर है और पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स है। उसके बाद आप कितने समय से इस काम को कर रहे हो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना। वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ये भी आपके ई श्रम कार्ड के ऊपर आने वाला है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन भी टाइप होकर आएगा और इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस आपको कितना है वो भी टाइप होकर आएगा। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक कर लेना। आप देख सकते हैं बहुत सारे विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं 15 साल से हम ये काम कर रहे हैं। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कंपलसरी नहीं है, यदि आप करते हो तो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है और यदि नहीं करते तो आपको इसको ब्लैंक रहने देना है। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है हाउ डू यू एक्वायर स्किल, आप अपनी स्किल को कैसे बढ़ा सकते हैं, आपको बढ़ाना चाहते हैं क्या, तो आपको यहाँ पे यस और यस के ऊपर क्लिक कर लेना है। यदि आपको नहीं करना है तो फिर आपको इसको ब्लैंक रहने देना है। और उसके बाद में यदि आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड है तो फिर आपको यहाँ पे यस क्लिक कर लेना, अदरवाइज आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं सेव एंड कंटिन्यू का क्लिक, तो दोस्तों आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर बैंक डिटेल्स मांगी जा रही है, ये भी कंपलसरी नहीं होती है, आप चाहो तो यहाँ पे टाइप कर लेना है। यदि आप नहीं चाहते तो यहाँ पे आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस केस के अंदर मैं यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर वगैरह जो भी डिटेल्स पूछी जा रही है मैं यहाँ पर टाइप कर लूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर शासन द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ भी लेना है। तो मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद मैं फिर से उसको रिपीट करके यहाँ पे टाइप करूँगा। उसके बाद अपना नाम यहाँ पे जो भी अकाउंट नंबर के ऊपर दिया है वो यहाँ पे टाइप कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर IFSC कोड यहाँ पे टाइप कर लूँगा। जैसे ही IFSC कोड यहाँ पे टाइप कर लूँगा कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ये सर्च वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर बैंक का नाम आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद ब्रांच नेम जहाँ पर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो शाखा है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर प्रीव्यू या डिक्लेरेशन सेल्फ डिक्लेरेशन वाला यहाँ पे पेज आ रहा है। यहाँ पर मैं देख लूँगा कि सारी जानकारी प्रॉपर है या नहीं। सारी जानकारी पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको नीचे के ऊपर आ जाना है, या नीचे आने के बाद आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे 5-10 सेकंड का समय लिया जाएगा और उसके बाद आपका ये कार्ड जो आपके सामने आ जाएगा, ये आपका ई श्रम कार्ड बन चुका है। 5 मिनट से भी कम समय के अंदर आपका ई श्रम कार्ड बन जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड UAN कार्ड, यानी कि ई श्रम कार्ड का ही नाम यहाँ पर UAN कार्ड रहता है टेक्निकल लैंग्वेज में, आपको यहाँ पे इसे डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप जिस जगह पर उसको सेव करना चाहते हैं, सेव करने के बाद आपको यहाँ पे
उसका नाम अगर आप बदलना चाहते हो तो बदल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है। हमने नाम भी बदल लिया है और सेव भी कर लिया है। सेव करने के बाद हमारा ई श्रम यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। हम यहाँ पर इसे ओपन कर लेता है और ओपन करने के बाद में हम डबल क्लिक करने के बाद जैसे हमने ओपन किया हमारे सामने हमारा फॉर्म ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह आपका जो भी आधार का फ़ोटो होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आपका जो नाम आधार के अंदर है वो यहाँ पे दिखाई देगा। फादर्स नेम, हस्बैंड नेम जो भी होगा आपका आप यहाँ पे टाइप करोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपकी जन्म तारीख, यहाँ पर जेंडर वगैरह सब कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे 12 अंकों का आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ नीचे की ओर देख सकते हैं ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। बैक साइड में आपका ब्लड ग्रुप आपको दिखाई देगा। आप जो भी ब्लड ग्रुप आपने टाइप किए थे उसके बाद आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपका करंट एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ई श्रम कार्ड बना लिया है। हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। हमने देख लिया है कि सारी जानकारी हमारी बराबर थी। हम वापस से आएंगे यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर आने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी सारी जानकारी बराबर थी। हम वापस नीचे की ओर आएंगे। यहाँ नीचे की ओर आने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से ऑटोमेटिक लॉग आउट कर दिया जाएगा। तो हमारा जो कार्ड था हमने बना लिया है। इस कार्ड को हम प्रिंट करके हमारे पास रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह का कार्ड यहाँ पे पोस्ट के थ्रू नहीं आता है। तो हमें यहाँ पर प्रिंट निकाल कर हमारे पास ये कार्ड रख लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना कार्ड घर बैठे ही बना सकते हैं और शासन की जो भी योजनाएं हैं ई श्रम कार्ड से जुड़ी हुई उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।